आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले जो हर जगह पे आपको सुनने देने मिलता होगा, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड। अब ये दोनों टॉपिक एकदम इंटर रिलेटेड, अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो। मैं इसकी शुरुआत एक एग्जांपल से करता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाएगा। मैंने एक XYZ कंपनी का म्यूचुअल फंड किसी डीमैट प्लेटफॉर्म से परचेज किया, तो वो म्यूचुअल फंड डायरेक्ट में आएगा कि रेगुलर में आएगा? तो बहुत लोग बोलेंगे वो डायरेक्ट में आएगा। चलो ठीक है, मैंने आपकी बात मान के उसको समझ लिया कि वो डायरेक्ट में आएगा। लेकिन जब मैं एक HDFC म्यूचुअल फंड का फंड किसी डीमैट प्लेटफॉर्म से ले रहा हूँ, तो वो डीमैट प्लेटफॉर्म जो मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो मुझे सर्विस फ्री में तो प्रोवाइड नहीं करेगा। क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा कहना होता है कि रेगुलर फंड और डायरेक्ट फंड में सबसे बड़ा जो डिफरेंशिएट होता है वो रहता है ट्रांजैक्शन एक्सपेंस रेशियो, जिसको TER बोलते हैं सेबी की ऑफिशियल लैंग्वेज में। तो ट्रांजैक्शन एक्सपेंस रेशियो जो अलग अलग होता है डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर में, तो पहले मैं आपके डायरेक्ट के डाउट्स क्लियर कर देता हूँ, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट डाउट ये है कि अगर आपने आपका म्यूचुअल फंड, जैसे मैंने भी HDFC का म्यूचुअल फंड है, मैंने मेरे किसी अदर बैंक एप्लीकेशन के थ्रू या डीमैट के थ्रू अगर मैं ले रहा हूँ, तो वो डायरेक्ट में आता है। लेकिन वो डायरेक्ट में कैसे आएगा, आप खुद सोचो। मतलब 1 मिनट के लिए आप सोच के देखो कि मैं किसी डीमैट अकाउंट के प्लेटफॉर्म से, जैसे मैं कोई भी कंपनी का स्टॉक बाय करता हूँ, इक्विटी का, जो भी एप्लीकेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो सारे इसमें आपके डायरेक्ट में आते हैं, ऐसा आप सोचते हो। अब मैं थोड़ा रेगुलर पे आता हूँ। अब रेगुलर का मीनिंग क्या होता है कि मैंने किसी एक एडवाइज़र को पकड़ा, उससे मैंने बात की कि मुझे इतना इतना अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में। उसने मुझे ऑनलाइन पूरा प्रोसेस करके दे दिया, उसका एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करा के दे दिया, और उसने मेरा प्रोसेस कर लिया, जो मेरा KYC का प्रोसीजर है, और मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट क्लिक करके दे दिया। अब वो रेगुलर में आ गया। सिमिलरली वही प्रोसेस आपने आपके फ़ोन में डीमैट अकाउंट के थ्रू भी सेम वही किया। जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो, तो अभी ये दोनों जगह जब प्रोसीजर सेम है, तो फिर दोनों को अलग अलग कैटेगरी में क्यों डालते हैं? जिसका जवाब मैंने आपको पहले देखा, ट्रांजैक्शन एक्सपेंस रेशियो जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है दोनों फंड्स के बीच में। अब आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो सुने होंगे कि 2 पर्सन ने 10-10 हज़ार के SIP चालू किए, दोनों ने 15 साल तक चलाया, एक का 1 करोड़ बना, एक का 1 करोड़ 5 लाख बना। तो आपने आपका 5 लाख रुपए का नुकसान कर लिया क्योंकि आपने रेगुलर म्यूचुअल फंड लिया था। तो इसके लिए मैं आपको एक जगह पे रोकना चाहता हूँ कि जब आपने ऑनलाइन म्यूचुअल फंड लिया, मतलब रेगुलर के बदले डायरेक्ट ऑफ लिया, तो जो डीमैट प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने वो म्यूचुअल फंड लिया हुआ है, वो डीमैट प्लेटफॉर्म की श्योरिटी क्या है? देखो, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट दोनों ही प्राइवेट है। प्राइवेट डेट मीन्स कि उसको रेगुलेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है। लेकिन उसके बाद भी एक डिस्क्लेमर आता है, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो फिर भी हम लेते तो है ना म्यूचुअल फंड, क्योंकि हमें अल्टीमेटली हमारा पैसा इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्टमेंट के साथ थोड़ा रिस्क तो आने ही वाला है, वरना आप इन्वेस्टमेंट करो ही मत। बैंक एफडी में भी रिस्क है कि कल अगर बैंक कोलैप्स हो गया तब क्या कर लोगे। तो ऐसा तो है नहीं कि रिस्क नहीं है, लेकिन आप अपने रिस्क को कैसे कैटेगराइज करते हो, उसको कैसे बाइफरगेट करते हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान के चलिए कि मैंने एक ऑनलाइन का फंड, म्यूचुअल फंड डीमैट के थ्रू लिया। मैंने सपना देखा है कि मैं 15 साल तक एक पर्टिकुलर अमाउंट का SIP करके मैं एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट करूँगा। बट उसके बीच में कल अगर वहाँ पे एप्लीकेशन का हर्डल आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उसका रिस्पॉन्सिबल ना एम्फी है ना सेबी है। तो आप किसको पकड़ोगे? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप अकेले ही फ्रस्ट्रेट होने वाले हो, आपको कोई सपोर्ट करने नहीं आने वाला है। अगर आपने वही म्यूचुअल फंड रेगुलर में लिया है, किसी ब्रोकर के थ्रू लिया है, अगर आपका फंड लॉस में जा रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं है, क्योंकि वो मार्केट रिस्क है। लेकिन आपका फंड जब अगर कहीं जगह से कॉलैप्स हो गया, फ्रॉड में आ गया, या वो AMC बंद हो गई, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते रेगुलर में भी। लेकिन आपके पास कम से कम वो ब्रोकर तो होगा, वो एडवाइजर तो होगा जिससे आप बात कर सकते हो, और वो एडवाइजर आपको ऐसे स्कीम्स में इन्वेस्ट करवाएगा जिसको ब्रोकर को जो स्कीम्स के रिलेटेड एक्सपीरियंस होगा। तो ये हो गया रेगुलर और ऑनलाइन। मतलब ये दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। मैं और एक चीज़ पे इस पे आपको थोड़ा सा एक सादा एग्जांपल दूंगा। मान के चलिए कि आपने 500 रुपये का
कोई भी ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट परचेज किया, आपने आपका पेमेंट गूगल पे से या जो भी ऑनलाइन तरीके से कर दिया, वो प्रोडक्ट आपके घर पे आ गया। घर पे आने के बाद आपको वो अच्छा नहीं लगा, आपने उसको रिटर्न कर दिया। इधर तक आप सेटिस्फाइड थे कि कंपनी इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ई कॉमर्स एकदम अच्छा है, मुझे क्यों दुकान में जाओ, धूप में बारिश में टाइम वेस्ट करूँ, पेट्रोल जला के जाओ, मुझे आराम से मिल रहा है ना, इतना अच्छा सिस्टम है हमारे देश में, यानी अल्टीमेटली ऑनलाइन ई कॉमर्स का। अब आपने रिटर्न तो कर दिया। अब नॉर्मली होता क्या है, जब आप कोई प्रोडक्ट को रिटर्न करते हो, वो वेंडर आता है, आपका प्रोडक्ट लेता है और आपको आपका रिफंड नॉर्मली 1 घंटे के अंदर ही आ जाता है, अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है, या 2 घंटे में आ जाता है। बट वो लोग सिक्योरिटी रीजन से 24 आवर्स का एक टाइम लाइन देते हैं कि इतने टाइम में अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब समझो 24 घंटे के बदले वो पैसा आपके अकाउंट में 48 घंटे तक नहीं आया, 500 रुपये का बात है। अब आपका वो पैसा अटक गया, तब क्या कर लोगे? आपके पास 2 ऑप्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से। वो दोनों ऑप्शन कौन से है? एक टोल फ्री नंबर, एक रेज और कंप्लेंट। दोनों में आप अकेले वन वे ही हो, सामने जो भी है वो सिस्टम है, तो आप सिस्टम को चैलेंज ही नहीं कर सकते हो। आप टोल फ्री पे कितना भी गाली दो, कितना भी गुस्सा करो, आपको कोई स्पेशल, वो आपसे बात करेगा सर हमारा टेक्निकल ग्लिच है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको 1 दिन के लिए मान लोगे, 2 दिन के लिए। लेकिन जब आपको मालूम पड़ेगा कि ये कुछ तो भी फ्रॉड है, तो आप क्या करोगे? कंप्लेंट रेज करोगे। कंप्लेंट रेज करने के बाद भी क्या होगा? सॉरी सर फॉर द योर इनकन्वीनियंस वगैरह वगैरह, आपको अच्छा खासा एक डिस्क्रिप्शन आएगा, आप उसको क्या कर लोगे? मतलब आपके पास तीसरा ऑप्शन नहीं है कि आपने जो ई कॉमर्स की वेबसाइट से वो प्रोडक्ट परचेज किया है, वहाँ पर आपके उस ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे या उसके शॉप पे या उसके ऑफिस में जाके आप आर्ग्यूमेंट कर सको, बिकॉज आपने ऑनलाइन लिया है ना पूरा। वही अगर प्रोडक्ट आपने 500 रुपये का प्रोडक्ट आपने 505 रुपये दे के, जो दुकानदार आपको 505 में या 510 में दे रहा था, जो कि इतना महंगा भी नहीं देता है, वो भी सेम रेट में देता ही आजकल, तो वो आपको दुकानदार वो 500 रुपये में दे रहा था। अगर वहाँ पर कल कुछ हो गया तो वो भी अगर आपको उसे टालेगा 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो आप उनसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, झगड़ा कर सकते हो, एक्सचेंज में कुछ दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हो, या आप उसका यूट्यूब पे या फेसबुक पे वीडियो डाल सकते हो उसका नाम खराब करने के लिए। आपके पास एटलीस्ट ऑप्शन तो है ना अपना गुस्सा निकालने के लिए। वो अगर उसने आपको रिफंड दे दिया तो आप हैप्पी कस्टमर बन जाओगे, अगर नहीं दिया तो आप सैड कस्टमर बन जाओगे। बट आपके पास वहाँ पर आर्ग्यूमेंट करने के लिए कोई ऑप्शन तो होगा, वेयर यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जब आप एक 500 रुपये के लिए इतना पैनिक हो जाते हो कि मेरा पैसा नहीं आया, ये हो गया वो हो गया, अब वही सिमिलर थिंग जब आप ऑनलाइन कोई भी डीमेट के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो या कोई भी प्रकार का एफडीएस में इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ पर आपने सपना 1 करोड़ या 2 करोड़ का देखा होगा कि मैं इतना साल इतना अमाउंट से करूँगा। अगर आपने बीच में कभी भी पैसा निकालने गए और कोई भी ऐसा रूल्स है, क्योंकि गवर्नमेंट्स के रूल रोज बदलते हैं, केवाईसी के रिलेटेड, आधार पैन के रिलेटेड, अगर आपको पता नहीं है और आप जिस दिन पैसा निकालने के लिए गए और वहीं उस समय पे कुछ ऐसा अगर आपको प्रॉब्लम हुआ, तो आप क्या कर लोगे? आप उनके जैसे में आप जो भी डीमेट अकाउंट से ट्रेड करते हो, वो डीमेट अकाउंट की फिजिकल ऑफिस आपके सिटीज में या आपके एरिया में या आपके डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ अवेलेबल है? पहले के जो ब्रोकर्स थे उनके आज भी फिजिकल ऑफिस है, लेकिन हम लोग जो आज की यंग जनरेशन, हमको लगता है कि सारी चीज़ ऑनलाइन इजीली एक्सेसिबल है। इसका ये मतलब नहीं है कि सारी चीज़ हमें एक्सेस करनी चाहिए। कंपनी ने दी है, गवर्नमेंट का रूल है कि भारत सरकार हो या दुनिया हो, कि हमें कस्टमर को 2 वे बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम कोई प्रॉपर्टी ऑनलाइन नहीं खरीदते, हम खाली देखते हैं, लेकिन हम लोग जब तक उस प्रॉपर्टी को फिजिकल व्यू नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को उसकी क्लैरिटी नहीं आएगी। तो आप वो 2 से 5 रुपये के लालच में आपने आपका 500 रुपये अटका दिया ऑनलाइन में। वैसे ही आपने म्यूचुअल फंड में किसी ने आपको ऐसा गणित दिखा दिया कि आपका 1 करोड़ बना, इसका 1 करोड़ 5 लाख बना, तो आपने वो 5 लाख का पॉइंट देखा, लेकिन आपने वो 1 करोड़ नहीं देखा जो आप 15 साल में बचाने वाले थे वहाँ पे या क्रिएट करने वाले थे। तो ये होता है। तो और अब जब आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का बात करते हो, तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का एक सिंपल रूल है, एकदम एक ही भाषा एक ही लैंग्वेज में कहूँगा आपको, एकदम सिंपल है। HDFC का म्यूचुअल फंड आपने HDFC के प्लेटफॉर्म के अलावा कहीं से भी लिया तो वो सारे म्यूचुअल फंड्स आपके इनडायरेक्टली रेगुलर फंड्स में ही आते हैं। खाली सिर्फ और सिर्फ आपका वो म्यूचुअल फंड, HDFC का म्यूचुअल फंड आपके HDFC के पोर्टल से या उसके ऑफिस से आप लेते हो, तभी वो डायरेक्ट में आता है।
अदर देन आप जहाँ पर भी लेते हो इसके साथ आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, गेन स्टेटमेंट है, आपको कंसोलिडेटेड फोलियो स्टेटमेंट है, आपके फंड का परफॉर्मेंस है, कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस है। ये सारे चीज़ देखने के लिए आपको जब तक सारी चीज़ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी तो आप उसको कंपैरिजन भी नहीं कर पाओगे। तो म्यूचुअल फंड कोई एक दिन का खेल नहीं है, एक प्रोडक्ट नहीं है कि मेरा 500 रुपये नुकसान हो गया तो मैं दूसरी बार नहीं करूँगा। ये एक जर्नी है। तो हमेशा ये सोचो कि डायरेक्ट और रेगुलर में ये डिफ्रेंशिएट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, बड़ा पैसा बनाने के लिए आपको एक एडवाइस चाहिए। एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ, एकदम सिंपल एग्जाम्पल है। अगर हमारे बच्चे को हम 3 साल की उम्र से लेके 20 साल की उम्र तक पढ़ाते हैं, मिनिमम 10वीं तो पढ़ाते ही आज की तारीख में, 15वीं पढ़ाते हैं बट 10वीं तक हम पकड़ के चलते हैं। आज की तारीख में ईयरली स्कूल का फी मिनिमम 1 से 1.5 लाख रुपये होता है सब पकड़ के। आप 15 साल में उसके ऊपर करीबन 20 से 1 लाख रुपए का खर्चा करते हो पढ़ाई लिखाई के लिए। अब वही सारा स्टडी मटेरियल ऑनलाइन भी अवेलेबल है प्लेटफॉर्म्स पे, तो आप आपके बच्चे का स्कूल में और स्पेसिफिकली कोचिंग क्लास में क्यों करते हो? चलो स्कूल में करना पड़ता है क्योंकि हमें गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन आप कोचिंग क्लासेस में क्यों एडमिशन करते हो? वहाँ पर आप महीने का 10,000 5,000 रुपये क्यों प्रोवाइड करते हो? यूट्यूब से आप लर्निंग ले लो फ्री में, क्योंकि आपको पता है कि वो आपका विषय नहीं है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे ऑनलाइन, क्योंकि आपको पता है कि मेरे बच्चे को एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तभी जाके वो लाइफ में कुछ करेगा। अब कितना करेगा वो तो हमें भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी आप उसके ऊपर खर्चा करते हो ना 15 से 20 लाख रुपया, तभी आप ये ऑनलाइन ऑफलाइन कंपैरिजन नहीं करते हो। तो जब हमें बड़ा पैसा बनाना है जो एक्चुअली पॉसिबल है, लेकिन इतना गलत मार्केटिंग हुआ है कि लोगों को क्या लगता है कि किसी ने आपको सामने से अप्रोच किया मतलब उसका ही फायदा है। ऐसा नहीं होता है। जब आप किसी के पास जाते हो, कोई आपको अप्रोच करता है तो वो टू वे डिस्कशन होना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप ये सोचो कि नहीं है, आपको ज़रूरत है तो सोचो कि मुझे ज़रूरत है, लेकिन ये गलत इंटेंशन में मत बैठो, अपने भ्रम में मत रहो कि किसी ने मुझे अप्रोच किया है मतलब उसका ही फायदा है, मैं उसको रिस्पॉन्स दूंगा ही नहीं है, दूंगी नहीं। उसके चक्कर में आप खुद का ही नुकसान कर लोगे। जैसे मैंने आपको बोला कि आपने 20 लाख रुपया या 25 लाख रुपया अपने बच्चे की पढ़ाई पे खर्चा किया 15 से 20 साल में, उसके बाद उसको जॉब खाली 5 लाख की लगती है 25 साल की उम्र में। अगर आपके पास अगर इतना नॉलेज होगा तो आप ये अमाउंट का कैलकुलेशन करोगे ना, ये 25 लाख रुपया जो आपने आपके बच्चे पे खर्चा किया ना पढ़ाई के लिए, अगर वही 25 लाख का भी आप डायरेक्ट ऐसे भी करोगे ना जो आपको लगता है कि एडवाइजेबल है, तो वो 25 लाख का आपका 15 साल में कम से कम 1 से 1.5 करोड़ बन जाएगा। उतना आपका लड़का भी नहीं कमाएगा आने वाले 10 साल में। तो ये सोचने वाली बात है। मैं किसी को क्रिटिसाइज करने या किसी के फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज जो बात कर रहा हूँ एकदम फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। क्योंकि हम लोग क्या सोचते पता है क्या, हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी टेंडेंसी है कि हमें कितना रिटर्न्स मिलता है हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, सामने वाले को कितना इंटरेस्ट मिलता है हम लोगों को ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट होता है कि सामने वाला कितना कमा रहा है, लेकिन हम लोग हमारा पोटेंशियल और हमारा प्रॉब्लम नहीं देखते। तो कभी भी ये सब गलत इंटेंशन से या गलत जगह से आप जब नॉलेज इकट्ठा करते हो, क्योंकि क्या होता है ना, गलत बात इंसान को तुरंत अट्रैक्ट कर लेती है और सही बात समझने के लिए लोगों को बहुत समय लग जाता है, और फिर वो दोष किसको देता है, अपने आप को या अपने सिस्टम को। तो आप लोग बच्चों को पढ़ाई करने के लिए स्कूल में भेजते ही हो, फिर भी वो ड्रिंक और स्मोक करता ही है ना, तो आप स्कूल में बढ़ाना भेजना बंद कर दोगे? नहीं भेज दोगे। सिमिलरली वैसे ही है, अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं और बुरे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किससे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो डायरेक्ट और रेगुलर में बहुत बड़ा अंतर है कि डायरेक्ट मतलब सिर्फ और सिर्फ आपने वो कंपनी से लिया तो ही वो डायरेक्ट में आता है, उसके अलावा आप कोई भी थर्ड पार्टी डीमेट बैंक एप्लीकेशन कोई भी हो जाए वो सारा रेगुलर में ही आता है। फर्क सिर्फ उतना होता है कि दोनों के एक्सपेंस में थोड़ा बहुत फर्क होता है। जब हम कोई स्पेशलाइज्ड इवेंट कराते हैं तो हम लोग 10 तक, जैसे हम लोग कोई ट्रैवल टूर बुक करते हैं तो सिर्फ टूर का रेट और टूर के साथ के अदर पैकेज अगर हम इंक्लूड करते हैं तो आपको 10% महंगा गिरता है। टूर के साथ में आपका होटल बुकिंग, व्हीकल बुकिंग, फूड का बुकिंग, आपका वहाँ पे खाने पीने रहने का जो भी एक्सपाइजेड है वो सारा जब टूर के अंदर लेते हो, और वही सेम चीज़ आपने टूर के अलावा बाहर से एक्सटर्नली परचेस किया तो आपको 10% का या 12% का फर्क पड़ेगा एग्जाम्पल। लेकिन उसमें एक चीज़ क्या होगी कि वहाँ पर आपको कन्वीनियंस नहीं मिलेगा और आपको वो चीज़ मिलेगी कि नहीं वो भी नहीं पता। इसलिए हम लोग क्या सोचते हैं
जब मैं 2 लाख रुपए का टूर कर ही रहा हूँ तो भले ना 2,10,000 खर्चा क्यों नहीं हो जाए, बट मुझे कन्वीनियंस चाहिए, मैं घूमने जा रहा हूँ, परेशान होने नहीं जा रहा हूँ। तो ये हमको सोचना चाहिए। तो कभी भी आप गलत वे से प्लानिंग मत करो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, मेरा उस पर मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि हम लोग प्लानिंग किस तरह से करते हैं या उसमें कितनी गलतियाँ करते हैं। लेकिन लोग आपको पहले ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट और रेगुलर में डिफरेंशिएट क्या होता है। जब तक आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी तब तक आप आगे बड़ा पैसा बना ही नहीं पाओगे। तो प्लीज़ इसको आप ध्यान से सोचिए, समझिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग और फैक्टफुल वीडियो मिलेंगे। तो जहाँ पर मैं किसी का कोई प्रमोशन या कोई ब्रांडिंग के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक नॉर्मली आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ करो तो समझ के करो, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक दिन की जर्नी नहीं है, एक दिन का काम नहीं है, वो जर्नी है। तो जर्नी में अप्स एंड डाउन्स दोनों होते हैं। तो प्लीज़ बी थिंक अगेन। थैंक यू वेरी मच।